Welcome to the fourth lecture of our KTG and thermo discussion. L3 में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, अलग अलग गैसेस का Cp Cv का वैल्यू भी याद कर। अब कभी कभी ना आपसे क्या कहेगा कि गामा मिक्सचर निकालिए। क्या निकालिए? तो हेडिंग डालो गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर इसमें क्या होगा कि देखिए एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ना मान लीजिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मोल्स ऑफ हीलियम है। इस मिक्सचर का गामा निकालना है। इस मिक्सचर का आईआईटी ने इस पे सवाल भी पूछा। सवाल क्या पूछा था आईआईटी ने कि ये जो मिक्सचर है, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मिक्सचर, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मिक्सचर। ठीक है, इस सवाल को कर लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो इन जनरल ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिला करके सवाल पूछा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम में, स्पीड का फॉर्मूला होता है गैसियस मीडियम में, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। व्हाट इज गामा? यही जो अभी निकाल रहे हैं गामा मिक्सचर। आर तो आप जानते ही हैं। व्हाट इज कैपिटल टी? टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम बता दे रहे हैं कि इसका टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। देखिए यहां हम स्मॉल टी लिखे हैं। जब भी स्मॉल टी लिखे मतलब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे, और कैपिटल टी लिखे मतलब टेम्परेचर केल्विन। तो आपको गामा चाहिए इस मिक्सचर का, आर तो पता ही होता है कैपिटल आर, टी चाहिए वो तो दिया ही हुआ, एम चाहिए। व्हाट इज एम? मोलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। एक गैस होगा तब ना आप मोलर मास लिखिएगा, यहाँ पे मिक्सचर का मोलर मास निकालना है। तो हम लोग का 2 ही काम बचा कि हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर मुझे गामा निकालने आ जाए सिस्टम का, और अगर मुझे कैपिटल एम निकालने आ जाए। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन दिस, तब तो बहुत आसान होता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कैसा गैस है? डायटोमिक। हाइड्रोजन डायटोमिक है, मोनो नहीं। कैसा गैस है? डायटोमिक। उसका गामा पता है कि नहीं पता है? कितना? 1.4 डायटोमिक है ना, 1.4। और मोलर मास? हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ यहां लिखेंगे। सब ऐसा ही सिस्टम में लिखोगे ना, ग्राम में लिखने से थोड़ी वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 10⁻⁻। तो उससे साउंड का स्पीड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लिखो, एक सवाल करके दिखाओ। ये वाला पहले ये सवाल करके दिखाओ, तभी ये सवाल करेंगे। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करो सब लोग। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला बता दिया आपको। चलिए देखते हैं कितना हैगा। निकालिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा, तो गामा लिखते हैं 7/5। आर का वैल्यू 25/3, ठीक है। गामा आर इंटू टी का वैल्यू 300 बाय एम, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 इंटू 10⁻³ तो उसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं 10⁻³। जो काट पीट कीजिए, देखिए 5 दूनी 10, तो 1 0 कट जाएगा ये, और 3 से ये 100 बाद में
ठीक है, तो यहाँ भी 100, इधर में भी 100, ये 25 है, सबका रूट तो आसानी से निकल जाएगा। 25 का रूट कितना 5, इसका 10, इसका भी 10, तो 500, 500√7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान था निकालना। अब देखो, अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस मिक्सचर में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, गामा मिक्सचर। गामा मिक्सचर निकालने का तरीका होता है कि पहले आप इसका सीपी मिक्सचर निकालिए। क्या निकालिए, सीपी मिक्सचर। सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस N3CP3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी किसी मिक्सचर का सीपी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। N1CP1 प्लस N2CP2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। देखो N1 मतलब मोल, पहले वाले का, इसका मोल कितना है 3, इंटू इसका सीपी, हाइड्रोजन का सीपी कितना होता है, बोलो 7r/2। कॉपी खोल के रखो सामने, अगर नहीं याद हो रहा है देखोगे बार बार तभी याद होगा। कितना होता है, तो याद रखने भी सिखाए क्या, याद करवाए, ड्रॉ करवाते याद। सोचो, अच्छा हाइड्रोजन इमेजिन करो, कर लिया इमेजिन, कैसा 2 एटम, डायटोमिक, बोलो, तो ट्रांसलेशनल तो 3 होगा ही होगा, रोटेशनल भी कितना होगा 2, टोटल कितना हो गया, तो सीवी का वैल्यू 5r/2, सीपी का वैल्यू प्लस r ऐड कर देंगे तो 7r/2। ठीक, इसका सीपी होगा, सीवी कितना इसका, अब चलो हीलियम, इसका सीवी देख के मत बोलो, अब सोचो, इमेजिन करो, हीलियम कैसा गैस, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ ट्रांसलेशनल 3 गो, रोटेशनल टोटल, तो सीवी सीपी है ना, ऐसे इमेजिन करो तो हो जाएगा आसान। तो N1 हो गया 3 मोल इसका सीपी तो 7r/2 प्लस N2 कहाँ है, ये इसका मोल कितना है 2, इंटू इसका सीपी 5r/2 बाय N1 प्लस N2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। देखो ये 7 × 21, 5 दूनी 10, तो 31r/10। सीपी मिक्सचर कितना हो गया 31r/10। इसी तरह आप सीवी मिक्सचर भी निकालिएगा, इसी तरह आप क्या निकालिएगा, सीवी मिक्सचर। क्या फॉर्मूला होगा सीवी मिक्सचर का, N1CV1 प्लस N2CV2 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। ठीक है, और गामा क्या होगा, सीपी मिक्सचर बाय सीवी मिक्सचर। गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी, तो गामा मिक्सचर इस तरह से निकालता है। फिर आपको और क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये कैसे निकालेंगे, इसी तरह N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। अब सब निकाल के यहां रख के निकालो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। देखो ये बहुत पुराना जमाना का क्वेश्चन है आईआईटी का, इसलिए बहुत कैलकुलेशन है इसमें। सबसे पहले सीवी मिक्सचर निकाले आप लोग, 21r/10 आया होगा। गामा मिक्सचर 31/21। ठीक है, ये सब तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना था। अब रखो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या लिखोगे, अंडर रूट गामा का वैल्यू कितना हो गया 31/21, आर का वैल्यू 25/3, टी का वैल्यू 300 और मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ये निकालो। N1M1 इसका 3 मोल है और इसका मोलर मास 2 होता है, 3 दूनी 6 प्लस 2, हीलियम का कितना होता है 4, 4 दूनी 8/5, 14/5, तो 14/5 ऊपर और 10⁻³ तो ऊपर ही लिख देते हैं 10⁻³। अब इसको हम लोग काट पीट करना है, 3 से काटो, ये कितना बार में कटेगा 100 बार में। ठीक है, 21 को हम लोग लिख दे 7 × 3, बोलो 14 को लिख दे
7 इंटू 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो काट पीट कर रहा है, मतलब रूट ले रहा है। ये जो 100 है इसका रूट हो जाएगा 10, ये जो 25 है इसका रूट हो जाएगा 5। तो इधर में से मुझे 50 मिल गए। यहां भी एक 100 होगा, मतलब ये 1000 लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 गुना 10, तो इसमें से भी मुझे 10 मिल जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहां से 10 मिलेगा, यहां से 10 और यहां से 5, तो 500 लिख दें। और नीचे में देखो यहाँ 7 यहाँ 7, तो एक 7 मिल जाएगा। बचा क्या ऊपर में 31 और गुना 50, बोलो। और ये 3 इंटू 2, तो 2 से 50 करेगा 25 बार में, फिर से 5 बाहर, तो 2500 बटा 7, और 3 से 31 कटेगा कितने बार में 10.33, उसका रूट होता है पाई, तो 3.14। 10 का रूट होता है पाई, तो 3.14। तो ये हो जाएगा 314 गुना 25 बटा 7। 7 से काटो, बच्चों के 28, 34, 7 पचे 35, 45 गुना 25, 25 पचे 125 के 5, हाथ में रहा 12, 25 चौके 100 और 12 112। क्या क्या निकाला था तुम जी? बहुत गलत निकाला था। 1125 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वेलोसिटी ऑफ साउंड मिक्सचर में निकालने आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछो इसमें। सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ बॉयल्स लॉ, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक, इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और हम लोग एक मिशन पे चले हैं कि इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का क्या फॉर्मूला होता है। हमने पढ़ा हीट का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T, और ये डिस्कस किया कि C 2 तरह का होता है, CP और CV। एक को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन मेरा तो केस ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी तक हम लोग का मिशन कंप्लीट। हम लोग तो इसी खोज में चले थे कि हीट का फॉर्मूला डिराइव कैसे, किसके लिए? आइसोथर्मल डिराइव हुआ है। तो अपना मिशन नहीं भूलना है, उसी मिशन की तरफ अग्रसर रहना है। मिशन तो यही था ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं उस मिशन के लिए। आगे एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको डेल्टा यू से लिखते हैं। देखो सब राज धीरे धीरे खुलेगा। अब सब राज धीरे धीरे खुलेगा कि काहे इतना कुछ मेहनत करना पड़ रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जब किसी बॉडी को हीट देते हैं, जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो ये सारा का सारा हीट उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि इस बॉडी इस जितना हीट दिए सारा का सारा हीट इस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में चला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ पार्ट हीट इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाता है और बाकी पार्ट कहीं और यूज हो जाता है। और वो कहीं और कहां यूज होता है वो हम लोग का अगला डिस्कस होगा। पहले इसका इंटरनल एनर्जी समझते हैं। इस बात को, इस पूरे कहानी को ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये प्रणव एक बच्चा है, इसको हम 100 रुपया दे दें अभी, ठीक, तो ये हुआ हीट सप्लाई। ये क्या हुआ? हीट सप्लाई। तो प्रणव क्या करेगा, इसमें से 60 रुपया बैंक में जाके जमा कर देगा। बैंक में इसके पास कुछ रुपया होगा, 500, 6000, 2000 जो भी होगा। वो जो 60 रुपया है उससे उसका बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, 60 रुपीज बढ़ा। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि प्रणव के बैंक में कितना एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी कितना था उससे मतलब, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज हुआ वो हम लोग को पता चल गया। कितने से चेंज हुआ? 60 से। ठीक है, 60 से उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। तो क्या हीट और इंटरनल एनर्जी सेम होता है? बोलो, या क्या हीट या इंटरनल एनर्जी चेंज पूरा बराबर होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है ना, प्रणव क्या करे, 100 रुपया दिए तो 100 का 100 रुपया बैंक में जाके जमा कर दे, बोलो। लेकिन अभी वो कितना कर रहा है? 60।
इसको हम लोग इंटर एनर्जी चेंज कहते हैं। और इसको कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेट करके निकाला गया, तो इसका फॉर्मूला देखा गया कि हमेशा NCV डेल्टा टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? NCV डेल्टा टी। दिस इज ऑलवेज वैलिड। आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप ये क्यों लिख रहे हैं ऑलवेज वैलिड? हम लोग समझेंगे ये हमेशा यही फॉर्मूला होता है। तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए हम बता रहे हैं कि ये हमेशा वैलिड है। कंफ्यूजन ये होगा कि आप लोग सोचिए कि सर अभी तो आप बताए थे कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब CV लेंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो CP लेंगे। तो आप बोल रहे हैं डेल्टा U हमेशा लिखो NCV डेल्टा टी, इसमें तो CV लिखा हुआ है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम जो बोले और आप जो उसको इंटरप्रेट किए, दोनों अलग अलग चीज किए। हम क्या बोले कि हीट का फॉर्मूला Q क्या होता है? NC डेल्टा टी। Q क्या होता है? NC डेल्टा टी। उसका फॉर्मूला NCV डेल्टा टी लिखेंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, और NCP डेल्टा टी लिखेंगे अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा। मतलब हीट का फॉर्मूला अलग अलग केस में अलग अलग होता है, लेकिन डेल्टा U हर जगह सेम रहता है। अरे भाई CV तो एक वैल्यू है। अभी तो देखिए हम लोग कि अलग अलग गैस का CV का वैल्यू फिक्स होता है। मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है, डायटॉमिक गैस का कितना होता है। तो CV क्या है? बस एक वैल्यू है, उस वैल्यू को लिखना है। क्लियर? तो कोई भी प्रोसेस हो CV का फॉर्मूला यही होगा। हम लोग को अच्छा एक बात पता चल गया कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस भी रहा तो CV का फॉर्मूला यही होगा। बोलो ठीक है? यही तो हम लोग शुरुआत की लेक्चर, पहले लेक्चर से क्या शुरुआत किए थे? कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसमें भी CV का फॉर्मूला, उसमें भी डेल्टा U का फॉर्मूला यही रहेगा। तो अगर हम बात करें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? तो बताओ डेल्टा T कितना? कोई चेंज नहीं टेम्परेचर का। ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो टेम्परेचर चेंज पे ही डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करता है, और इसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिएगा सब में। हीट के लिए क्या क्या साइन कन्वेंशन लिखे थे? सप्लाइड पॉजिटिव, एक्सट्रैक्टेड। टेम्परेचर बढ़ रहा हो मतलब डेल्टा U भी, उसको क्या लेंगे? टेम्परेचर घट रहा हो मतलब डेल्टा U भी क्या लेंगे? लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, इसका क्या मतलब? डेल्टा U चेंज नहीं किया। क्या नहीं चेंज किया? टेम्परेचर चेंज नहीं किया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं किया। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पता चल गया हम लोग को कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो भाई ये हीट गया कहां? हीट जो दिए थे वो कहां गया? इसकी खोज अब करते हैं। डेल्टा U तो समझ गए, ठीक है। डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा क्या लगाएंगे? NCV। डेल्टा U क्या है? चेंज इन, मतलब गैसेस का अपना एनर्जी। अच्छा, इसको समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो देखो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मान लो इस रूम को आप एक कंटेनर समझिए, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, और बिकॉज ऑफ मोशन एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो हर गैस मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के देखो तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे उसका हाफ तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, हाफ mv², हाफ इंटू उसका मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। तो हाफ mv² सबका जोड़ेंगे तो गैस का काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? हम लोग निकालेंगे उसको, कितना होगा उसको निकालेंगे। ऐसा नहीं करके एक पकड़ के निकालेंगे, फॉर्मूला है उसको निकालने का। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो क्या बोलते हैं? अब देखो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा? गैसेस ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। अभी देखो यहाँ थोड़ा गर्मी लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा सब लोग इधर उधर हिल डोल करोगे नहीं करोगे? मोशन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो एनर्जी, एनर्जी देने से, टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का मोशन बढ़ जाता है, गैसेस का मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। समझ गए?
थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कुछ लॉज पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 3 लॉ है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ। बहुत ही आसान है, ठीक है। पहले हम जीरोथ लॉ ही पढ़ा देते हैं, लेकिन इसका हमारे समस्या से अभी कोई समाधान नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो, जैसे ये प्रियांशु है, कितना साल का है प्रियांशु? 60। तो प्रियांशु और मेरी एज बराबर है, प्रियांशु 16 साल का, हम भी 16 साल के। तो मेरा और प्रियांशु का एज बराबर है भाई, सही बात बोल रहे हैं यार, 1-2 महीना फर्क होगा, ठीक है। प्रियांशु 1-2 महीना बड़ा होगा हमसे, मान लो। तो मेरा और प्रियांशु का एज क्या है? बराबर है। हम ए, प्रियांशु बी। चाहिए, इसका क्या नाम क्या है? रोहित। तो रोहित कुमार सतपति और प्रियांशु का एज भी बराबर है। तो मेरा और रोहित का एज बराबर होगा कि नहीं होगा? इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। वेरी इजी। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म में ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि अगर एक सिस्टम ए है, अगर एक सिस्टम क्या है? ए है, और ये जो सिस्टम ए है ये बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? देखो, टेम्परेचर जो होता है वो एक पैरामीटर है जो कि डिसाइड करता है कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगा। हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसके पास ज्यादा हीट है। इस बात को है समझिए कि मेरे पास 2000 रुपया है और रोहन के पास 500 रुपया, ठीक है। हम बहुत कंजर आदमी, क्या कर लोगे बोलो? और वो बहुत दयालु है। अब एक बगल में कोई छोटा बच्चा आया जो भीख मांग रहा था, तो बोला कि सर कुछ दीजिए ना, बहुत दिन से भूखे, मतलब बक बक पढ़ाई लिखा करो। और रोहन 10 रुपया निकाल के दे दिया। तो क्या ज्यादा पैसा होने का मतलब ज्यादा फ्लो करेगा? नहीं। मेरे पास ज्यादा पैसा था ना, 2000 रुपया था ना, लेकिन क्या हम दे पाए? नहीं। मतलब हीट ज्यादा होना कम होना इज इररिलेवेंट, उसकी बात ही नहीं करते हम लोग। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो कौन डिसाइड करेगा कि रोहन पैसा देगा कि हम? काइंडनेस। कौन डिसाइड करेगा? काइंडनेस। ये डिसाइड नहीं करेगा कितना मनी है, काइंडनेस डिसाइड्स। सिमिलरली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, so it is the temperature which decides that in which direction heat will flow, ठीक है। so heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature and it flows till both bodies acquire equal temperature। अब रोहन पैसा दे रहा है, 10 रुपया दिया, बोला भैया थोड़ा और दीजिए ना, और 10 रुपया दिया, देते जाएगा। एक समय दोनों के पास 250 रुपया हो गया, 500 था उसके पास, और उसका देगा वो, लगा भाई अब तुम अमीर हो जाओगे, फिर अमीर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। कि हीट फ्लो करेगा दोनों के बीच, फ्लो करते रहेगा, कब तक करेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। मतलब TA इज इक्वल्स टू TB। सिमिलरली अगर B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, T से लिख देते हैं, इसका मतलब B का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर, तो इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन करके क्या कहेंगे हम लोग? इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जीरोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बेसिक लॉ है ना। बचपन में 0 घंटे होता था ना, नहीं होता था आप लोग का? हम लोग का 0 घंटे होता था, उसमें जो बेसिक चीजें सब पढ़ाया जाता था, पहाड़ा, ठीक है, 19 का टेबल, पापा लोग 22 का टेबल सिखाते थे, है ना। नहीं सीखे तो 2-4 डंडा खींच के मारते थे, बेसिक सब, चाहे आप 10th क्लास में भी क्यों ना हो, 0 घंटे होता था। आप लोग का हुआ है? जो गांव में रहे होंगे 0 घंटे होता था हम लोग का, तुम लोग का हुआ है ना? हाँ, 0 घंटे मतलब बहुत बेसिक चीज जो आना चाहिए सब लोग को। अभी जैसे बहुत सारा चीज का स्क्वायर किसी को नहीं पता होता, स्क्वायर रूट नहीं पता होता, उसे हम लोग 0 घंटे में सीखते थे और बहुत फायदेमंद था। हम लोग के पूर्वज लोग बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स जानते थे। अपने पापा लोग के साथ कहीं बैठिए,
तो वो लोग बहुत ज्यादा मैथ्स का पहरा आज भी बहुत ज्यादा आप सीखते हैं, और अभी बच्चा लोग से पूछ लो तो 13 का टेबल में भी लड़खड़ा जाए। वो लोग को 22 का 25 का 45 का तक का हमको टेबल याद करवाया गया था, है ना। टीचर के फैमिली में पैदा होने का बहुत ड्रॉबैक है, बता दे रहे हैं, बहुत कुटाई होती है, ठीक। हम लोग सुबह से ही पढ़ाई ही करते थे। खैर एनीवे, ये बात समझ गए। जीरोथ लॉ बेसिक सा लॉ है। फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, और यहां हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी सिस्टम को हीट दिए तो ये जो हीट है ना, ये दो जगह यूटिलाइज होगा। ये हीट कहां कहां यूटिलाइज होगा? दो जगह। अगर प्रणव को हम 100 रुपया दिए तो ये दो जगह यूटिलाइज हो सकता है। एक इसके बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने में, और दूसरा ये समोसा खा लेगा, उसको वर्क कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मतलब ये जो Q है ये दो पार्ट में यूज होगा, डेल्टा U और वर्क, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन बाय द सिस्टम में, ठीक है। अभी वर्क क्या होता है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले भी Q का फॉर्मूला लिख ले, क्या लिखेंगे? डेल्टा U प्लस W, एंड व्हाट इज W? वर्क। अब वर्क के लिए भी साइन कन्वेंशन होता है। अगर लिखे वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर लिखे वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ऑन का मतलब वॉल्यूम घटेगा, और ऐसे केस में वर्क को नेगेटिव लेंगे। अगर कहे वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ऐसे केस में वॉल्यूम बढ़ेगा और इसको पॉजिटिव लेंगे। ध्यान दीजिएगा ना, साइन कन्वेंशन कुछ कुछ फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। जैसे वर्क का साइन कन्वेंशन हम लोग जो लिखे हैं, केमिस्ट्री वाले लोग इसको उल्टा लिखते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो लोग वर्क को उल्टा डिफाइन ही करते हैं, ठीक। तो जब आप केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप फिजिक्स का साइन कन्वेंशन एकदम धड़ल्ले से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा साइन कन्वेंशन किसका लगाना? फिजिक्स का। ऐसा नहीं कि आधा फिजिक्स का लगा दिया आधा केमिस्ट्री का। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सारा साइन कन्वेंशन आपको केमिस्ट्री वाले सर भी बताएंगे कि आप फिजिक्स का ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिजिक्स वाला थोड़ा आसान है, समझने लायक ये होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस ही वर्क कर रहा होगा, तब ना पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, तो वर्क हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। और भी समझाएंगे क्यों फिजिक्स वाला थोड़ा आसान होता है, केमिस्ट्री वाला इसलिए थोड़ा कठिन लगता है। तो आप इसलिए कोशिश कीजिएगा फिजिक्स वाला यूज करने का केमिस्ट्री में भी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इसको लिखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी, लिखो जल्दी से। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले इसको लिखना है क्या? पहले ये लिख लो, पहले इतना लिख लो, फिर हम डेफिनेशन लिखा देंगे। लिखिए, पहले लिखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, according to zeroth law, according to zeroth law, comma, if system A, capital A, is in thermal equilibrium, with system B, if system A is in thermal equilibrium with system B, and B is in thermal equilibrium with C, then THEN, then A and C will also be in thermal equilibrium, then A and C will also be in thermal equilibrium with each other. Full stop. यही क्या है? जीरोथ लॉ। अब लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीन लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सबसे हम लास्ट में लिखेंगे। देखिए, when heat is supplied to a system,
when heat is supplied to a system, when heat is supplied to a system, comma, some part of this heat is used in, देखिए ध्यान से, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे हम लोग? When heat is supplied to a system, मतलब हीट कैसा है? सप्लाइड है, मतलब पॉजिटिव है। इसलिए देखो क्यू के सामने पॉजिटिव लिखा होगा। क्या लिखे हम लोग? Some part of this heat is used as increment in internal energy. Some part of this heat is used as increment in internal energy. तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीमेंट लिखे हैं, बढ़ने वाले डेल्टा यू क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। इसलिए को डेल्टा यू को पॉजिटिव लिखे हैं। एंड रेस्ट इज यूटिलाइज्ड एज work done by the system. ठीक है, देखो वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग? इसलिए यहाँ प्लस लिखा है। कैपेसिटी वाले को तो इसमें भी छेड़छाड़ कर देंगे, साइन कन्वेंशन उल्टा लेंगे तो इसको भी उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा होता है, वो सेम ही चीज है, खाली कहने का लहजा अलग। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, L4 को। आगे हम लोग L5 में यहीं से आगे पढ़ेंगे। ठीक है।